हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट की संरचना एवं कार्य। सबसे पहले बात करते हैं कोशिकांगों के बारे में। जो कोशिकांग होते हैं कोशिका के अंदर, उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऐसे कोशिकांग जो दोहरी झिल्ली से आवृत रहते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड तथा केंद्रक। ऐसे कोशिकांग जो केवल एक ही झिल्ली द्वारा आवृत रहते हैं, इसके अंतर्गत आता है आपके अंतर्प्रद्रवी जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम, वैक्यूल्स रिक्तिकाएं तथा पैरोक्सिसोम। कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं जो किसी भी प्रकार की झिल्ली द्वारा आवृत नहीं रहते हैं। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि राइबोसोम्स आते हैं, सेंट्रियोल आते हैं तथा प्रोटियोसोम्स को शामिल किया गया इसके अंतर्गत। बात करते हैं कि किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति हुई है। इसको समझा जा सकता है एक थ्योरी द्वारा, जिसे कहा जाता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार, इस परिकल्पना के अनुसार, जो एंसेस्ट्रल या प्राचीनतम प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, उसके अंतर्गत सर्वप्रथम निर्माण हुआ केंद्रक झिल्ली का। क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी कोशिकाएं जिसमें आनुवंशिक पदार्थ चारों ओर से झिल्ली के द्वारा आवृत रहता है, जिसमें सत्य केंद्रक उपस्थित रहता है, उसे कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तथा सभी प्रकार के झिल्ली युक्त कोशिकाओं का निर्माण जो प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका झिल्ली है, उसके अंतर्वलन से हुआ है। तो सर्वप्रथम जो प्राचीनतम प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, उसमें प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन द्वारा केंद्रक झिल्ली का निर्माण हुआ, यानी कि पौराणिक यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ। तत्पश्चात इस यूकैरियोटिक कोशिका ने एक वायवीय जीवाणु का अंतर्ग्रहण किया। यह वायवीय जीवाणु था अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, जिसमें रिकेट्सिया नामक जीवाणु से इसकी समानता देखी जा सकती है, जिसके फलस्वरूप वर्तमान समय के माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो गया। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, लवक हुआ या केंद्रक हुआ, इन तीनों में अपना खुद का आनुवंशिक पदार्थ मौजूद रहता है। तथा जो माइटोकॉन्ड्रिया का आनुवंशिक पदार्थ है, वह समानता रखता है अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, या यूँ कह दें कि जो रिकेट्सिया नामक जीवाणु है, जो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया वर्ग से आता है, उससे समानता रखता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति हुई है, वह एक प्रोकैरियोटिक जीवाणु से हुई है। साथ ही साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं, वो भी 70 इस प्रकार के होते हैं, जो पुष्टि करते हैं कि ये किसी प्रोकैरियोटिक जीव से उसकी उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से अगर लवक को देखा जाए, तो वही पौराणिक यूकैरियोटिक कोशिका ने अंतर्ग्रहण किया साइनोबैक्टीरिया का, जिसे हम नीलहरित शैवाल भी कहते हैं, जिसको हम वर्तमान समय में लवक के रूप में देख सकते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। और आनुवंशिक पदार्थ जो लवक का है, वह समानता रखता है साइनोबैक्टीरिया के साथ में। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति साइनोबैक्टीरिया से हुई है। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट का जो उत्पत्ति हुई है, वह क्रमशः अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया के अंतर्ग्रहण द्वारा हुई है। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। तो जो रिचर्ड आल्टमन थे, उन्होंने सन 1890 में सर्वप्रथम इस कोशिकाओं को खोजा था, परंतु उन्होंने इसे नाम दिया बायोक्लास्ट। जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है, वह सर्वप्रथम दिया था कार्ल बेंडा नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 के अंतर्गत। जैसा कि हम बात कर चुके हैं वर्गीकरण के अंतर्गत, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वह एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जिसका आकार होता है 0.75 से 3 माइक्रोमीटर स्क्वायर। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें एक आंतरिक झिल्ली होती है, एक बाह्य झिल्ली होती है, तथा आंतरिक व बाह्य झिल्ली के बीच में एक इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस होता है। देख सकते हैं हम चित्र के माध्यम से कि एक बाह्य झिल्ली है और एक आंतरिक झिल्ली है, और आंतरिक व बाह्य झिल्ली के बीच में एक स्पेस है, जिसे कहा जाता है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। दोनों झिल्लियों के बीच के क्षेत्र है ये। जो बाह्य झिल्ली होती है, उस पर पोरीन प्रोटीन्स उपस्थित रहते हैं, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कोशिका झिल्ली के संगठन में, कि जो कोशिका झिल्ली होती है, वह लिपिड्स व प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो जो बाह्य झिल्ली के अंदर प्रोटीन्स उपस्थित रहते हैं, उन्हें कहा जाता है पोरीन प्रोटीन्स। और ये जो पोरीन प्रोटीन्स होते हैं, यह किसी भी प्रकार की पारगम्यता अवरोधक नहीं होते हैं, अर्थात ये किसी भी पदार्थ के
आवागमन को, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर व बाहर आने जाने को नहीं रोकते हैं, परमेबिलिटी बैरियर नहीं होते हैं। इसकी तुलना इस प्रकार से की जा सकती है कि जैसे एक बहुत बड़ी दीवार है और इस दीवार में बहुत सारे दरवाजे लगे हुए हैं, तो ये जो दीवार है ये किसी भी प्रकार की पारगम्यता अवरोधक नहीं है। तो इसी प्रकार से जो बाह्य झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रिया की, पोरिन प्रोटीन की उपस्थिति की वजह से ये पारगम्यता अवरोधक नहीं होती है। जो क्षेत्र होता है आंतरिक झिल्ली के अंदर की तरफ, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र होता है, इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये कहलाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स चक्र के, जो कोशिकीय श्वसन की एक चक्र होता है, क्रेब्स चक्र, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है, साथ ही जो फैटी एसिड या वसीय अम्ल होते हैं उनके डिग्रेडेशन के लिए जो चक्र होते हैं वह भी इसी मैट्रिक्स के अंदर संचालित होते हैं। साथ ही साथ इस मैट्रिक्स में उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स तथा कैल्शियम के कण। जो आंतरिक झिल्ली है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है, इस आंतरिक झिल्ली के ऊपर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के प्रोटीन उपस्थित होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के द्वारा, आगे हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों में, इस इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के द्वारा जो ऊर्जा होती है उसका निर्माण किया जाता है, या यूँ कह दें कि अन्य प्रकार की ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है एटीपी के रूप में, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन श्रृंखला के परिवहन श्रृंखला के साथ में जुड़ा होता है एटीपी सिंथेस। ये एक प्रकार का पंप होता है, यह पंप करता है एडीपी को एटीपी में परिवर्तित, अर्थात अन्य प्रकार की ऊर्जाओं को जो NADH या FADH के रूप में होती हैं उनको परिवर्तित किया जाता है एटीपी के रूप में, क्योंकि जो शरीर के अंदर ऊर्जा की इकाई है वह एटीपी ही है। जो आंतरिक झिल्ली होती है उसके अंदर एक विशिष्ट प्रकार के फॉस्फोलिपिड, बात की थी अपने फॉस्फोलिपिड के बारे में पिछले चैप्टर के अंदर। तो जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनको कहा जाता है कार्डियोलिपिन। अब इस कार्डियोलिपिन की यह विशेषता है कि इसमें 2 की जगह 4 वसीय अम्लों की श्रृंखलाएं होती हैं, फैटी एसिड्स की चेन होती है, जिसके वजह से यह अत्यधिक इम्परविएबल है, यानी अपारगम्य है आंतरिक झिल्ली अत्यधिक, क्योंकि इसके अंदर जो फैटी अम्ल होते हैं इनके अंदर जो लिपिड होते हैं उनके अंदर 4 फैटी अम्ल उपस्थित होते हैं। सामान्य तौर पर केवल 2 ही फैटी अम्ल उपस्थित होते हैं लिपिड्स में। अब जो आंतरिक झिल्ली है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र उपस्थित है जो ऊर्जा का निर्माण करता है, और हम जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है। तो इसका प्रमुख कार्य ही यही है, और इसके लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता है या जो एंजाइम्स की आवश्यकता है वह उपस्थित होते हैं आंतरिक झिल्ली पर। अब क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्य के रूप से महत्वपूर्ण आंतरिक झिल्ली है, इसलिए इस आंतरिक झिल्ली के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ये आंतरिक झिल्ली कुछ इस प्रकार से अंगुलीनुमा प्रवर्धों के रूप में उपस्थित होती हैं। इन अंगुलीनुमा प्रवर्धों को कहा जाता है क्रिस्टी, इन्हें कहते हैं क्रिस्टी। तो ये अंगुलीनुमा प्रवर्ध इसलिए होते हैं ताकि आंतरिक झिल्ली के जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये कार्य के रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब जो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला होती है इसके द्वारा होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, और उस स्थानांतरण उस ऑक्सीकारिक प्रक्रिया के द्वारा फॉस्फोराइलेशन होता है, अर्थात एटीपी का निर्माण होता है। इसलिए इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकारी फॉस्फेटीकरण। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका खुद का आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित रहता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। साथ ही इसके पास खुद की मशीनरी होती है अनुलेखन के लिए और अनुवादन की प्रक्रियाओं के लिए। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों के बारे में।
तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो सबसे पहला कार्य है वह है ऊर्जा का निर्माण करना। इसी कारण जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कहा जाता है कोशिका का शक्तिगृह। जो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा गया था, ये सर्वप्रथम कहा गया था फिलिप सिक्विट्स के द्वारा सन 1957 के अंतर्गत। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अधिकांश कोशिकीय ऊर्जा है उसका संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हालांकि जो कोशिकीय ऊर्जा है, जो सेलुलर एनर्जी है, उसका संश्लेषण एक और स्थान पर भी होता है, वह है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंतर्गत एक चक्र चलता है जिसे ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। इस ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से जो ग्लूकोज होता है इसका ऑक्सीकरण होता है और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से वायुवीय परिस्थितियों में 2 मोल पायरुवेट्स का निर्माण होता है। यानी कि एक 6 कार्बन का जो ग्लूकोज है इसके ऑक्सीकरण से ये टूट जाता है 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स होते हैं पायरुवेट। और इस ग्लाइकोलिसिस के दौरान कोशिकीय ऊर्जा ATP 2 ATP का निर्माण होता है, साथ ही 2 NADH का निर्माण होता है। अब जो ये पायरुवेट बना है यह जो साइटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव्य है उसके लिए ये टॉक्सिक है, विषैला है। अतः इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया फिर इसे इस्तेमाल करता है क्रेब्स चक्र में। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो पायरुवेट बना है ग्लाइकोलिसिस में, इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट एंटर करता है। एंटर करने के बाद इस पायरुवेट को जोड़ा जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A पे। एसिटाइल कोएंजाइम A से बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम A और पायरुवेट मिलकर के बना देते हैं सिट्रिक अम्ल या सिट्रेट को। तो इस प्रकार से जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है वहाँ पे संचालित होती है क्रेब्स साइकिल। अब इस क्रेब्स साइकिल के संचालन के दौरान विभिन्न स्थानों पर NADH का निर्माण होता है, देख सकते हैं हम। एक स्थान पर ATP या GTP का निर्माण भी होता है, साथ ही साथ एक स्थान पर FADH का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इस चक्र में जो ऊर्जा है उसका निर्माण अधिकांशतः NADH और FADH के रूप में होता है। कुछ मात्रा में जो ऊर्जा है वह ATP या GTP के रूप में हमको देखने को मिलती है। तो यह एक प्रमुख कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया का, जहां ये ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ऊर्जा का निर्माण कोशिका में 2 स्थान पर, एक साइटोप्लाज्म जो ग्लाइकोलिसिस के द्वारा होता है, और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स जहाँ जो ऊर्जा का निर्माण है वह क्रेब्स साइकिल के द्वारा होता है। हालांकि जो प्रारंभिक उत्पाद है क्रेब्स साइकिल के लिए वह प्राप्त होता है ग्लाइकोलिसिस के द्वारा। दूसरा जो मुख्य कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया का वह है ऊर्जा का परिवर्तन करना। अब हमने देखा कि अधिकांश जो ऊर्जा है उसका निर्माण किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, परंतु अब जो ऊर्जा का निर्माण हुआ है वह हुआ था NADH और FADH के रूप में, जहां बात कर चुके हैं क्रेब्स साइकिल में NADH और FADH के रूप में ऊर्जा का निर्माण हुआ। अब इस NADH और FADH जो यहाँ दर्शाया गया है चित्र में कि NADH और FADH के रूप में जो ऊर्जा मिलती है क्रेब्स साइकिल से मिलती है, इसके अलावा जो वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण होता है जिसे बीटा ऑक्सीडेशन कहा जाता है, उससे NADH FADH बनता है। यह ग्लाइकोलिसिस जो साइटोप्लाज्म में संचालित होती है उसके दौरान निर्मित NADH भी स्थानांतरित कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। अब क्योंकि शरीर के अंदर ऊर्जा की जो इकाई है वह है ATP, तो अन्य प्रकार की ऊर्जाओं को जो NADH और FADH के रूप में उपस्थित हैं उनको परिवर्तित किया जा सकता है उस इकाई के रूप में जो शरीर में ऊर्जा की इकाई है, यानी कि ATP के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और यह परिवर्तन का कार्य भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। और इस कार्य के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली होती है उसमें हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, यह एक मुख्य भूमिका निभाता है। हम जानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है, और दूसरा होता है फॉस्फोराइलेशन। अब ये कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं।
देख सकते हैं चित्र के माध्यम से जो NADH और FADH के रूप में ऊर्जा प्राप्त हुई है वह स्थानांतरित कर दी गई है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में 4 महत्वपूर्ण प्रोटीन कॉम्प्लेक्स उपस्थित होते हैं। इसे कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 और 4 कहा जाता है। साथ ही साथ एक पंप जिसे ATP सिंथेस कहा जाता है, ये भी इसमें शामिल होता है। अब जो NADH है वह अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है कॉम्प्लेक्स 1 को, ये ऑक्सीकृत हो जाता है NAD के रूप में। FADH अपने इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 2 को और ये ऑक्सीकृत हो जाता है FAD के रूप में, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने जितने प्रोटॉन निकलते हैं उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दिए जाएंगे कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 को। यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्थानांतरित किए जाएंगे कोएंजाइम Q को या यूबिक्विनॉन को। ये जो यूबिक्विनॉन है ये एक डेराइव्ड लिपिड ही होता है जो आंतरिक झिल्ली में मूवमेंट कर सकता है। अतः यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के ये पहुँचा देता है कॉम्प्लेक्स 3 के पास में। और जो कॉम्प्लेक्स 3 होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं साइटोक्रोम C के पास में और साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कॉम्प्लेक्स 4 के पास में और अंत में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जल के अणु पर ऑक्सीजन पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं जिससे जल के अणु का निर्माण होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन परिवहन की जो ऊर्जा है उसका उपयोग किया जाता है H+ आयंस को इंटरमेम्ब्रेनस यानी कि दोनों झिल्लियों के बीच में उपस्थित क्षेत्र के अंदर स्थानांतरित करने के लिए। तो अब हर एक जो इलेक्ट्रॉन परिवहन हुआ है हर एक कॉम्प्लेक्स से उसके माध्यम से उस ऊर्जा का उपयोग करते हुए कुछ H+ आयंस को स्थानांतरित कर दिया जाता है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। ठीक है, और ये जो स्थानांतरण होता है यह जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जो सांद्रता ग्रेडियंट होता है उसके अगेंस्ट होता है क्योंकि ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं हम। तो यह एक प्रकार का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, सक्रिय ट्रांसपोर्टेशन है। और जब यह H+ आयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ आते हैं तो इनकी ऊर्जा का उपयोग करते हुए ADP के ऊपर एक फॉस्फेट जोड़ करके ATP का निर्माण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा NADH और FADH के रूप में उपस्थित थी उस ऊर्जा को परिवर्तित कर दिया गया उस रूप में जो शरीर के अंदर उपयोग में लाई जा सके। और यह कार्य किया जाता है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में। किस प्रोसेस से क्या प्रक्रिया होगी? वह होगी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, ऑक्सीकरण होगा, उस ऑक्सीकरण से फाइनली जो आपका ADP है उसका फॉस्फोराइलेशन होगा और ATP का निर्माण कर दिया जाएगा। तो ये भी एक कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके अतिरिक्त जो माइटोकॉन्ड्रिया का एक और कार्य है वह है ऊष्मा का उत्पादन। जो ऊष्मा का उत्पादन है वह भी किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो जो ऊष्मा उत्पादन है शरीर के अंदर वह 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, यानी कि सर्दियों में जैसे हम कंपकपाते हैं उससे उस कंपकंपी की वजह से हमको ऊर्जा मिलती है, हमारा शरीर गर्म होता है। और यहाँ पे जो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है वह होता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, यानी कंपकंपी नहीं होगी लेकिन फिर भी ऊर्जा का निर्माण होगा यहाँ पे। अब ये ऊर्जा का निर्माण कैसे हो सकता है उसकी बात कर सकते हैं, हम इस चित्र द्वारा समझ सकते हैं। यदि ये जो H+ आयन है ये जो स्थानांतरित हुए हैं यह इस पंप यानी कि ATP सिंथेस से नहीं होकर के अन्य स्थान से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाएं, यानी अपने सामान्य पाथ यानी ATP सिंथेस से ना होकर के ये किसी भी अन्य स्थान या माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है उसमें कुछ छिद्र हो जाएं जिसके माध्यम से ये H+ आयन पुनः माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आ जाएं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से। तो अब ऑक्सीकरण तो हुआ परंतु उस ऑक्सीकरण से ऊर्जा का निर्माण नहीं हुआ और अब इससे जो ऊर्जा निकली वह निकली ऊष्मा के रूप में। उससे शरीर का तापमान बढ़ सकता है। देख सकते हैं कि इसी वजह से इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रोटॉन लीक, यानी कि प्रोटॉन्स का माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली जो आंतरिक झिल्ली है उससे सीधे रूप से ही माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आ जाना। इसे माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग भी कहा जाता है। और इस वजह से क्या होता है, अनहार्नेस्ड पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि जिस
ऊर्जा को परिवर्तित नहीं किया जा सका एटीपी में, वह मुक्त होती है किस रूप में? ऊष्मा के रूप में। तो इस प्रकार की जो अनकपलिंग है या प्रोटॉन लीक है, ये देखने को मिलता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू में या ब्राउन फैट में। जो न्यूबॉर्न्स, जो बेबी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं पैदा होते ही, उनके अंदर देखने को मिलती है। एक और कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, वह होता है एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ। यानी ऐसी सेल डेथ जो कोशिका अपनी उम्र पूरी कर लेती है, उसके बाद उस कोशिका की मृत्यु हो जाती है, उस डेथ को कहा जाता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। यानी कि उसकी जो एजिंग है, एज है वो पूरी हो चुकी है, अब एजिंग के दौरान उस कोशिका की मृत्यु होगी। तो इसमें क्या होता है कि जो साइटोक्रोम सी, यदि जो साइटोक्रोम सी अपन ने बात की थी, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जो साइटोक्रोम सी होता है, कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन लेके कॉम्प्लेक्स 4 के पास पहुंचाता है, यह एक लिपिड एंकर्ड प्रोटीन होता है। यदि ये साइटोक्रोम सी कोशिका द्रव्य में आ जाए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से, या यूँ कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से कहाँ आ जाए? कोशिका द्रव्य में आ जाए और वहाँ आकर के APAF नामक एडेप्टर से जुड़ जाए। ये होता है एपोप्टोसिस प्रमोटिंग एक्टिवेटरी फैक्टर, APAF तथा कास्पेज 9 के साथ जुड़ जाए साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में आके, तो ये निर्माण कर लेता है एपोप्टोसोम का। सॉरी, अब ये जो एपोप्टोसोम होता है, ये सक्रिय कर देता है कास्पेज 3 को, और ये कास्पेज 3 उत्तरदायी होता है एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ। यानी कि अगर साइटोक्रोम सी कोशिका द्रव्य में आ गया तो उस कोशिका की मृत्यु हो जाएगी एक प्रोग्राम्ड वे के अंदर। अन्य कार्य की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनहेरिटेंस या वंशानुगति होती है, वह होती है मैटरनल। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का आनुवंशिक पदार्थ है, वो है हमेशा मदर या माता की तरफ से ही नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। तो देख सकते हैं हम अधिकांश जगहों पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह मदर से नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर जाता है। इस प्रकार की वंशानुगति को यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। और यदि यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस हो रहा है, अर्थात एक ही तरफ से आनुवंशिक पदार्थ का वंशानुगति हो रही है, तो उस दौरान जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा, और इस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ को इस्तेमाल किया जा सकता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को स्थापित करने के अंदर। बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, और सभी प्रकार के क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति जो है वो हुई है प्रोप्लास्टिड से। अब इस प्रोप्लास्टिड का विभिन्न प्रकार के क्लोरोप्लास्ट यानी कि विभिन्न प्रकार के प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में जो कन्वर्जन है, परिवर्तन है, वह निर्भर करता है बहुत सारे बाह्य कारकों पे और बहुत सारे आंतरिक कारकों पे। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल नामक वर्णक उपस्थित होता है, इस वजह से ये हरे रंग के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, इनमें हरे रंग के वर्णक के अलावा अन्य प्रकार के रंगीन वर्णक उपस्थित होते हैं, तो ये रंगीन प्लास्टिड होते हैं। और ऐसे प्लास्टिड जिसके अंदर वर्णकों का अभाव होता है, उन्हें कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट सामान्यतः पादप के उस भाग में निर्मित होते हैं जो प्रकाश से दूर होता है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, अमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च का संग्रहण करते हैं, और एलियोप्लास्ट जो फैट्स या वसा का संग्रहण करते हैं। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कोशिकांगों के वर्गीकरण के अंदर, जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक कोशिकांग होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम अर्नस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। जो क्लोरोप्लास्ट है, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण हो गया या खाद्य का संग्रहण हो गया। यदि आकार की बात की जाए तो ये 4 से 6 माइक्रोमीटर का, इसका जो डायामीटर है वो 4 से 6 माइक्रोमीटर होता है। और इनकी संख्या की बात की जाए तो 20 से 40 तक इनकी संख्या हो सकती है प्रत्येक कोशिका के अंदर। और ये है कोशिका द्रव्य में समरूप, एक रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इनका वितरण एक समरूप वितरण के रूप में देखा जाता है। अब जो प्लास्टिड है, इसकी संरचना अपन देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से कि यहाँ पे भी एक दोहरी झिल्लियाँ हैं, एक बाह्य झिल्ली है, एक आंतरिक झिल्ली है। इसके अतिरिक्त जो इसका
यह क्षेत्र है, इसे कहा जाता है स्ट्रोमा। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स था आंतरिक झिल्ली के अंदर, इसमें जो आंतरिक झिल्ली के अंदर द्रव्य है, इस क्षेत्र को कहा जाता है स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के अंदर इस प्रकार के स्टैक्स, जिस प्रकार से सिक्के एक के ऊपर एक जमे हुए रहते हैं, इस प्रकार के स्टैक्स देखे जाते हैं। इन स्टैक्स को सम्मिलित रूप में कहा जाता है ग्रेनम, तथा हर एक इंडिविजुअल सिक्के को इसको कहा जाता है थाइलेकॉइड। और जो थाइलेकॉइड होती है, या यूँ कह दें कि थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर भी प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के समान प्रोटीन कॉम्प्लेक्स उपस्थित रहते हैं। और यह प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यहाँ मिल करके कौन सा चक्र चलाते हैं? ये चलाते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी प्रकाशिक फॉस्फेटीकरण की प्रक्रिया चलाते हैं। ये क्या होती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। प्लास्टिड के अंदर भी खुद का आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित रहता है। उस आनुवांशिक पदार्थ को कहा जाता है प्लास्टोम। इसकी जो आकार होता है वह होता है 75 से 250 किलो बेस पेयर। जो प्लास्टोम होता है, जैसा हम जानते हैं कि वह डीएनए जो अनुलेखित हो सके उसे कहा जाता है जीन। और जो प्लास्टिड है या प्लास्टोम है, इसके अंदर करीबन 100 जीन उपस्थित होते हैं। यह 100 जीन होते हैं आरआरएनए के लिए, टीआरएनए के लिए, साथ ही साथ एमआरएनए के लिए, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। और यह प्रोटीन क्या काम करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ प्लास्टिड के जो जीन के अनुलेखन और अनुवादन है उसके अंदर कार्य करते हैं। बात करते हैं प्लास्टिड के कार्यों के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो प्लास्टिड का है वह है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस है इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक फोटो पार्ट होता है, दूसरा सिंथेसिस पार्ट होता है। जो फोटो पार्ट होता है इसे कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रियाएं। और इस दौरान क्या किया जाता है? जो प्रकाशिक ऊर्जा है उसे परिवर्तित किया जाता है रासायनिक ऊर्जा या एटीपी NADPH के रूप में। और जो साइट होती है, ये प्रकाशिक अभिक्रियाएं होती कहाँ पे? ये होती हैं थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे। जैसे कि हम पिछले चित्र में बात कर चुके हैं, जो इंडिविजुअल स्टैक होता है ग्रेनम का उसे कहा जाता है थाइलेकॉइड। और जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर उपस्थित होते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और यह प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर? फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर। तो अब ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हम देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4। 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस उपस्थित, 3 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स उपस्थित हैं। बीच के अंदर यहाँ पे एक डेराइव्ड लिपिड है जिसे प्लास्टोक्विनोन अपन कह रहे हैं। साथ ही एक ATP सिंथेस या पंप उपस्थित है। तो इस जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है इसके ऊपर संचालित होती हैं प्रकाशिक अभिक्रियाएं। अब इन प्रकाशिक अभिक्रियाओं में क्या होता है? यहाँ पे सर्वप्रथम जो प्रकाशिक ऊर्जा है वह गिरती है फोटो सिस्टम 1 के ऊपर। इस फोटो सिस्टम 1 का जो इलेक्ट्रॉन है वह उत्तेजित होकर ग्रहण कर लिया जाता है फेरोडॉक्सिन के द्वारा। अब फेरोडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है NADP के द्वारा, और NADP का अपचयन हो जाता है NADPH के रूप में। क्योंकि हम कह चुके हैं कि जो फोटो पार्ट पे संश्लेषण होता है NADPH का, तो NADPH संश्लेषण हो गया। जैसे प्रकाश तंत्र प्रथम के ऊपर लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, पैराडॉक्सिन ने इसको रिसीव किया। फिर पैराडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन ले लिए NADP ने, और NADP का अपचयन हो गया NADPH के रूप में। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई प्रकाश तंत्र प्रथम के पास, ठीक है, क्योंकि प्रकाश तंत्र प्रथम जो ऊर्जा है, या यूँ कह दें कि जो विजिबल रेडिएशन है, P700 nm की विजिबल रेडिएशन को ग्रहण करता है। और जो प्रकाश तंत्र सेकंड होता है ये ग्रहण करता है 680 nm की। तो यह ग्रहण करता है 680 nm की लाइट को। इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले दिए जाते हैं प्लास्टोक्विनोन द्वारा। प्लास्टोक्विनोन का अपचयन होता है PQH2 के रूप में। अब जब ये वापस ऑक्सीकृत होता है तो ये अपने H+ आयन और इलेक्ट्रॉन त्याग देता है थाइलेकॉइड की ल्यूमन की तरफ। तो जो H+ आयन है वो थाइलेकॉइड की ल्यूमन में चले जाते हैं। अब ये ऑक्सीकृत हुआ तो ऑक्सीकृत होकर के ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास में। प्लास्टोसाइनिन इन्हें दे देगा प्रकाश तंत्र प्रथम को। तो प्रकाश तंत्र प्रथम में जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई वो पूर्ति कर दी गई प्रकाश तंत्र सेकंड के द्वारा।
और इस दौरान H+ आयन को स्थानांतरित कर दिया गया कहाँ पे? थाइलेकॉइड की ल्यूमन के अंदर, इस जगह पर। अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है प्रकाश तंत्र सेकंड के पास में। अब इन इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति की जाती है जल के प्रकाशिक अपघटन से। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन देता है वह होता है जल, और ये इलेक्ट्रॉन बाद में ग्रहण किए जाते हैं या यूँ कहते हैं ऊर्जा का उपयोग किया जाता है CO2 के द्वारा, और इसको अपचयित कर दिया जाता है C6H12O6 के अंदर या ग्लूकोज के अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो H2O है। ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? प्रकाश तंत्र सेकंड को दे देगा। जो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई थी यहाँ पे उसकी पूर्ति हो जाती है। साथ ही यहाँ पे H+ आयन, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने प्रोटॉन निकलेंगे, ये आ जाएंगे थाइलेकॉइड की ल्यूमन के साथ। और साथ ही साथ इस दौरान ऑक्सीजन की भी विमुक्ति होती है, क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। अब जो H+ आयन का सांद्रता अंदर की तरफ या थाइलेकॉइड ल्यूमन की तरफ बढ़ गई। अब ये जब अपनी सांद्रता के अनुरूप जाएंगे स्ट्रोमा की तरफ, यानी कि थाइलेकॉइड की ल्यूमन से बाहर निकल के जब स्ट्रोमा की तरफ जाएंगे सांद्रता के अनुरूप, तब इसकी ऊर्जा का उपयोग करते हुए ADP के ऊपर फॉस्फेट जोड़ दिया जाएगा, जिससे ATP का निर्माण हो जाएगा। तो हम जानते हैं, जैसा हम पढ़ा है, कि प्रकाशिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है प्रकाशिक अभिक्रियाओं में ATP और NADPH के रूप में। NADPH तो पहले ही बन गया था, और ATP का निर्माण होता है H+ आयन के स्थानांतरण से। किसके माध्यम से? ATP सिंथेस के माध्यम से। जब इस H+ आयन का अपनी सांद्रता के अनुरूप स्थानांतरण होता है तो उससे ATP का निर्माण होता है। अब बात करते हैं सिंथेसिस पार्ट की, और जो सिंथेसिस पार्ट होता है वह संपन्न होता है स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा के अंदर सिंथेसिस पार्ट के अंदर कैल्विन साइकिल सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा C3 और C4 चक्र भी होते हैं, जो आगे अपन बात करेंगे जब हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। जो साइट होती है डार्क रिएक्शंस की या संश्लेषण प्रक्रियाओं की, वह होती है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा, यानी यहाँ पे ये संपन्न होती है। लाइट रिएक्शन होती है थाइलेकॉइड की झिल्ली पर, डार्क रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा के अंदर। जो ATP और NADPH निर्मित हुई है लाइट रिएक्शन के दौरान, अब वह कैल्विन साइकिल में काम ले ली जाएंगी, और इस कैल्विन साइकिल द्वारा CO2 को परिवर्तित कर दिया जाएगा ग्लूकोज के रूप में, जैसा इस अभिक्रिया में देखा जा सकता है। तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट हैं या यूँ कहते हैं प्लास्टिड हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ग्रेविटी परसेप्शन में। यानी हम जानते हैं कि जो पादप की जड़ें होती हैं वह धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप मूवमेंट करती है, और जो परो होता है वह ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के विपरीत मूवमेंट करता है। तो मूल जो पादप की है उसे कौन बताएगा कि गुरुत्वाकर्षण किस तरफ है या गुरुत्वाकर्षण बल किस तरफ लग रहा है? तो उसके उस गुरुत्वाकर्षण को सेंस करने के लिए जो प्लास्टिड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वह होते हैं स्टार्च फिल्ड पैकेट्स, यानी कि अमाइलोप्लास्ट। ऐसे प्लास्टिड जो स्टार्च का संग्रहण करते हैं उन्हें कहा जाता है अमाइलोप्लास्ट। ये स्टेटोलिथ्स की तरह कार्य करते हैं। यह मूल से ये अत्यधिक घनत्वशील मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टेटोलिथ्स, जिन्हें अमाइलोप्लास्ट कह रहे हैं अपन। ये मूल से उस दिशा में जाकर के जुड़ जाते हैं जिस दिशा में गुरुत्वाकर्षण होता है, अर्थात ये गुरुत्वाकर्षण को सेंस करने की क्षमता प्रदान करते हैं मूलों को। उसके बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन का ग्रेडियंट बनता है, जिससे जो मूल या रूट है उसका जो वृद्धि है वह धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो सके। इसके अतिरिक्त जो प्लास्टिड है वह सीड डिस्पर्सल और पॉलिनेशन, यानी कि बीजों के प्रकीर्णन तथा परागण वह प्रक्रिया होती है जिसमें पराग कण जो है वो पराग कोश से निकल करके उसी जाति के पुष्प की वर्तिकाल पर पहुंचते हैं। तो दोनों ही प्रक्रियाओं में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला प्लास्टिड होता है वह होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वह प्लास्टिड होता है जो रंगीन होता है,
विभिन्न प्रकार के रंगीन वर्णों की उपस्थिति के कारण जिसके वजह से ये अनेक प्रकार के परागणकारी पॉलिनेटर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके वजह से जो पर परागण की प्रक्रिया है वह संपन्न हो पाती है, साथ ही साथ बीजों का प्रकीर्णन भी हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया की भांति ही जो प्लास्टिड है, इसके अंदर भी मैटरनल इनहेरिटेंस यानी मदर की तरफ से होने वाली वंशानुगति देखने को मिलती है। इस चित्र से स्पष्ट हो जाता है, जैसे कि ये जो चिन्ह है ये प्रदर्शित कर रहा है आपके फीमेल प्लांट को और यह प्रदर्शित कर रहा है आपके मेल प्लांट को। तो यदि फीमेल प्लांट है अपन ने ग्रीन लिया है और जो मेल प्लांट है वो अपन ने लिया है वेरिगेटेड, यानी कि उसके अंदर पीले, हरे और मिक्स टाइप की पत्तियां देखने को मिलती हैं, तो हमको जो जनरेशन मिलेगी, प्रथम जनरेशन, उसके अंदर सभी के सभी जो पत्तियां होंगी प्लांट की वह होंगी ग्रीन। इसी प्रकार दूसरा एक्सपेरिमेंट देखें तो यदि जो मदर प्लांट है उसको अपन ने पेल लिया है और जो मेल प्लांट है उसको अपन ने फिर से वेरिगेटेड टाइप का लिया है, जिसमें तीनों का मिक्सचर देखने को मिल रहा है, तो जो F1 जनरेशन है उसमें अपने को पेल कलर के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। तीसरा एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, यदि अपन ने फीमेल प्लांट वेरिगेटेड लिया है तो F1 जनरेशन में अपने को वेरिगेटेड टाइप्स के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि जो प्लास्टिड है उसकी जो वंशानुगति है वो मैटरनल साइड से होती है, यानी मदर की तरफ से ही वंशानुगति देखने को मिलेगी। धन्यवाद।